नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 4 करेंगे और इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। 4 लेक्चर आ गए फ्रेंड्स, इसमें थ्योरी ज़्यादा थी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे स्टैच्यूटरी ऑडिट क्या होता है, साइलेंट फीचर ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट और साथ ही साथ में स्टेजेस क्या क्या होती हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट के। ठीक है, तो हमने देखो पिछले लेक्चर्स में ये सीखा और जाना कि ऑडिट 3 तरीके के होते हैं। ऑडिट 3 तरीके के होते हैं। कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इसी में आईएस ऑडिट भी आ गया था, और उसके बाद में स्टैच्यूटरी ऑडिट। कंकरेंट ऑडिट जो हमेशा लगातार चलता रहता है, सीए वगैरह द्वारा किया जाता है। हर महीने आकर के चेकअप कर लेते हैं, हर दिन आकर के चेकअप कर ले जब भी संभव हो। इंटरनल ऑडिट बैंक का खुद का स्टाफ चीज़ों को यहाँ पर चेक करता है। अब बचता है स्टैच्यूटरी ऑडिट। अब क्या बचता है? स्टैच्यूटरी ऑडिट। थोड़ा सा फ़र्क होता है, समझेंगे यहाँ पर। स्टैच्यूटरी ऑडिट की बात करें तो एज पर बीआर एक्ट 1949 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल स्टैट्यूट, मतलब एक्ट। कंकरेंट ऑडिट हुआ, हमने क्या चेक किया? जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही, जो भी अकाउंट है वो सही है कि नहीं है। इंटरनल ऑडिट हुआ। कंकरेंट ऑडिट में हमने बेसिकली ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग करने की कोशिश करी। इंटरनल ऑडिट में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी को मेजर किया। यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो हमारे फाइनल अकाउंट हैं इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। स्टैच्यूटरी ऑडिट, ठीक है। अब स्टैच्यूटरी ऑडिट क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे, पहली ही लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइलेंट फीचर्स में अगर हम बात करें, इट इज़ कंडक्टेड बाय अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैच्यूटरी ऑडिटर द्वारा किया जाएगा। और वर्ड जो स्टैच्यूटरी है उसमें स्टैच्यू होता है। वर्ड स्टैच्यू मीन्स मैंडेटेड आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड बाई एनी लॉ और एक्ट, यानी कि कंपल्सरी है, किसी एक्ट या लॉ के तहत कंपल्सरी होना ही स्टैच्यू कहलाता है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट का मतलब कंपल्सरी ऑडिट, मैंडेटरी ऑडिट, ठीक है। कंपल्सरली किसी एक्ट या लॉ की वजह से ये काम करना जरूरी है, तो उसे ही फ्रेंड्स स्टैच्यूटरी ऑडिट कह दिया जाता है। बात समझ गए ना? तो स्टैच्यूटरी मतलब एक्ट या लॉ की वजह से, किसी एक्ट की वजह से जब आपको ऑडिट करनी पड़ रही है, तो इसीलिए इसे फ्रेंड्स स्टैच्यूटरी कहा जाता है। क्योंकि आप स्टैच्यू मतलब जैसे ये शब्द बना है, स्टैच्यू मतलब होता है मैंडेटरी या कंपल्सरी बाई एनी लॉ और एक्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट का या बैलेंस शीट अकाउंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करना ही, ऑडिट करना ही स्टैच्यूटरी ऑडिट कहलाता है। बाकी जगहों पर ध्यान दो, हम ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर रहे थे, हम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे थे, यहाँ हम सीधे पीएल एंड बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ बैंक्स, सेक्शन 31 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिक्वायर्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी ऑडिटेड। तो साइलेंट फीचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आईएस ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट की। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो भी बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैंकिंग कंपनियों का, वो कंपल्सरली ऑडिट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी, सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। तो ये ऑडिट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई अगर आपने ऑडिट करके रखा होगा बैंकों के फाइनेंशियल सिस्टम का, तो वो उससे जो है हेल्दी, सेफ और साउंड बैंकिंग सिस्टम सामने निकल करके आता है। फ्रॉड नहीं हो पाएंगे, गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत होगी पहले ही पता चल जाएगी। स्टैच्यूटरी ऑडिट डज नॉट लुक एट द इंट्रिकेसीज ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन which are looked into by concurrent and internal audits. Instead, they rely on concurrent audit and internal audit reports and test checking to form their opinion. क्या कह रहे हैं? जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है अपन, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पेचीदगी में नहीं झांकता। उसको मतलब नहीं कि ट्रांजैक्शन हो रही है, गलत हो रही, सही हो रही है, क्योंकि वो सारे काम कंकरेंट और इंटरनल ऑडिटर्स द्वारा किए जाते हैं। ये चीज़ें तो पहले ही चेक कर ली गई ना, कंकरेंट ऑडिटर बैठा हुआ है, इंटरनल ऑडिटर, उन्होंने चेक कर लिया कि भाई ट्रांजैक्शन सही हो रही कि नहीं हो रही, बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं है। तो फिर स्टैच्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा? स्टैच्यूटरी ऑडिटर इंस्टेड दे रिलाई ऑन, वो भरोसा करते हैं
किस पर? कंकरेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स पर, और उसके आधार पर अपनी ओपिनियन बनाते हैं। समझ गए? तो कहने मतलब हुआ कंकरेंट ऑडिट और इंटरनल जो ऑडिट होता है वो ट्रांजेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज और इंट्रिकेसीज, उसकी पेचीदगियों को चेक करते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और इनकी रिपोर्ट यानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और कंकरेंट ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करने का काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात आई थिंक। Statutory audit mainly looks at loans and advances, compliance with priority sector lending requirements, CRR, SLR, CRAR and other statutory norms compliance as per the latest RBI guideline, master direction, master circular। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या क्या देखते हैं भाई? चूँकि एक्ट और लॉ की बातें हो रही हैं तो जो भी एक्ट या लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। लोन्स और एडवांसेस पर ध्यान देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन फॉलो हो रही है नहीं हो रही, CRR मेंटेन किया, SLR मेंटेन किया, CRR में जितना चाहिए उतना मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा RBI की जो गाइडलाइन, मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन वगैरह इशू हुए हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाती हैं। बात करते हैं स्टेजेज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट में। There is a sea change in banking as use of technology and its continuous evolution has enabled bank to provide its customer comfort of any time, anywhere banking। तो भाई बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी के यूज होने की वजह से बहुत बड़े स्तर का चेंज आया हुआ है और कंटिन्यूसली चीज़ें बदलती ही जा रही, इवोल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अब हम अपने कस्टमर को कंफर्ट दे चुके हैं एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग का, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं। द ऑडिटर शुड नॉट एज्यूम दैट द सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कैन बी रिलाइड अपॉन विदाउट एविडेंस। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि ध्यान दें कि ऑडिटर को ये एज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि जो सिस्टम से जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है और उस पर पूरी तरह से भरोसा किया सकता है, सबूत के तौर पर उसको यूज किया सकता है। ठीक है, मतलब हमें क्या लगता था कि अगर हम मान लो हो सकता है हमने जो है पेपर पेन का सिस्टम यूज किया होता, रजिस्टर यूज करते तो हमसे गलतियां हो जाती, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहता है कि तुम ये बात पर भरोसा ना करो कि कंप्यूटर के द्वारा या सिस्टम के द्वारा जो जनरेटेड एंट्री है वो भी सही है, ये भूल जाओ। ठीक है, समझ गए? मतलब उन एंट्रीज पर भी भरोसा नहीं जो सिस्टम से जनरेटेड, में भी सिस्टम ने गलती कर दी हो, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो उन पर जो है ये करेक्ट होंगी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कह सकते, और उन पर रिलाई करना, पूरी तरह से भरोसा करना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अगर दिमाग में बैठ गई तो स्टैट्यूटरी ऑडिट चीज़ें इसी के अराउंड चलेंगी भाई, कि हमको यही नहीं भरोसा है कि जो हमारे अकाउंट में अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि स्टेटमेंट में जो भी बातें हैं वो सारी की सारी सही हैं, वहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट ये मानकर नहीं चलता है, वो मानकर चलता है कि एंट्रियाँ गलत भी हो सकती हैं, हम इसको भरोसा नहीं कर सकते हैं। स्टेजेज इन द बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्टेज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर पहले इनिशियल कंसिडरेशन करेगा कि हमें क्या क्या देखना है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका मूल्यांकन करना कि कहाँ कहाँ पर मटेरियल मतलब होता है ऐसी चीज़ जो प्रभाव डाल सके, इमटेरियल मतलब जिसका प्रभाव ना हो। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पर है उसका रिस्क को आइडेंटिफाई करना और एसेस करना होता है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना। इंगेजमेंट टीम डिस्कशन, यानी कि टीम के साथ डिस्कशन करेगा वो जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, जो भी जानकारी चाहिए होगी। इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। डेवलपिंग ऑडिट प्लान डेवलप किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ऑडिट प्लानिंग का एक मेमोरेंडम बना जाएगा, लिखा पढ़ी कागजात तैयार किए जाएंगे कि कैसे कैसे ऑडिट प्लानिंग चलने वाली है। डिटरमाइनिंग ऑडिट मटेरियलिटी, यानी कि ऑडिट जो किया जा रहा है उसमें क्या रिलेवेंट है, मटेरियल क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, उसको डिटरमाइन किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, मतलब ये असेस करेंगे कि क्या जो बैंक है वो गोइंग कंसर्न, देखो गोइंग कंसर्न और गॉन कंसर्न होता है। जब आप टायर वन कैपिटल को गोइंग कंसर्न कहा जाता है, तो क्या बैंक के अंदर एबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न हो सकता है, यानी टायर वन की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की गई हैं, टायर वन कैपिटल मेंटेन है या नहीं। एसेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी एसेस किया जाएगा कि जो है मतलब फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। एसेसिंग स्पेसिफिक रिस्क,
कुछ विशेष तरीके के जो रिस्क हैं उनको भी यहाँ पर एसेस किया जाएगा। एसेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी, ये भी मूल्यांकन किया जाएगा कि एक्टिविटीज़ को अगर आउटसोर्स किया गया है तो उसके साथ में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। रिस्पॉन्स टू द एसोसिएटेड रिस्क, जो भी एसोसिएटेड रिस्क थे, जो भी रिस्क सामने आए हैं उनके लिए रिस्पॉन्स क्या रहा है बैंक का। कन्फर्मिटी टू बेसल 3 फ्रेमवर्क, क्या हम बेसल 3 फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रहा है बैंक, ये चीज़ चेक करेंगे। रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट, जो अदर रिपोर्ट हैं क्या उनको उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्या उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए के क्लासिफिकेशन को चेक किया जाएगा। इट शुड बी डन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, कोई भी अकाउंट एनपीए है या नहीं, वो कितनी रिकवरी हुई है नहीं हुई है उसी के आधार पर जो है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें। तो इट शुड बी बारोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी ने मान लो कि लोन लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड, तो अगर उसने 6 लोन ले रखे हैं मान लेते हैं, तो जो एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो उसके बारोवर वाइज किया जाएगा, ना कि मतलब जो है कि उसने टर्म लोन ले रखा है, कि उसने जो है कार लोन ले रखा है, या फिर उसने जो है हाउसिंग लोन ले रखा है या सीसी करवा रखी है, इसके आधार पर नहीं किया जाता है। इन कैरिंग आउट हिज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल एग्जामिन ऑल लार्ज एडवांसेस व्हाइल अदर एडवांसेस मे बी एग्जामिन ऑन सैम्पलिंग बेसिस। तो जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है अपना डिटेल में ऑडिट करेगा तो जितने भी बड़े अमाउंट के लोन हैं उन सभी को चेक किया जाना चाहिए, और जो छोटे अमाउंट के जो लोन हैं उनको सैम्पलिंग बेसिस पर, यानी कि जैसे 1 लाख लोन है तो उसमें से 2-4 हज़ार लोन सैम्पल बेसिस रैंडमली उठा लिया और उसके आधार पर चेक कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सो हियर वी गो। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब हमने समझ लिया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो और चाहे वो बैलेंस शीट हो, उसकी ऑडिट की जानी चाहिए एज पर रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में साइलेंट फीचर की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो शब्द है स्टैच्यू, उसका मतलब होता है मैंडेटेड या कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और एक्ट, किसी लॉ या एक्ट के जरिए ये कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है कि उसके जो है मैंडेटरी है या कंपल्सरी है रिक्वायर्ड बाय लॉ कि जो भी काम इसमें कहा गया है उसको एज पर एक्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे हेलमेट पहनना क्या है, एक स्टैट्यूटरी नीड है, मतलब स्टैच्यू है, मतलब कंपलसरी है एज पर किसी एक्ट या लॉ के तहत उसको हमें ज़रूर पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। उसी तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी यही मतलब है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर में स्टैच्यू जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कि एज पर लॉ या एनी लॉ या एक्ट के तहत ये कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी इसीलिए कहा जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है किसी एक्ट के तहत हम ऑडिट करें, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम इसका ऑडिट करें। और बैंकों में सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 कहता है कि जितनी भी बैंकिंग कंपनी हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को ऑडिट किया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे हेल्दी, साउंड और सेफ बैंकिंग सिस्टम सामने निकल करके आता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन की डिटेल में नहीं जाते हैं, ये ट्रांजैक्शन की इंट्रिकेसी यानी कि पेचीदगी वो कंकरेंट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर द्वारा देखी जाती है। जो कंकरेंट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उसको आधार बना करके, उस पर रिलाई करके हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है अपनी ओपिनियन या अपनी राय देते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या चीज़ें देखते हैं, तो लोन्स और एडवांसेस देखते हैं, क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंप्लायंस किया गया है नहीं किया गया है, CRR, SLR, CRAR, ये सारी चीज़ें एज पर रूल्स मेंटेन करी गई हैं या नहीं करी गई, यही सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाती हैं। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बैंक में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, कंटिन्यूस इवॉल्व हो ही रहा है टेक्नोलॉजी अभी भी, तो इसकी वजह से हम अपने कस्टमर को एनी टाइम एनी वेयर बैंकिंग दे पाए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है। पहले बिना बैंक में गए हुए कुछ काम नहीं हो पाते थे, आज बिना बैंक गए हुए लगभग काम हो जाते हैं। तो ऐसे में ऑडिटर जो है
को यहाँ पर इन्होंने कहा कि एडिटर को ये नहीं एज्यूम करना चाहिए कि जो सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट ही होगी और उस पर पूरी तरह से रिलाई किया सकता है, उस पर पूरी तरह से एविडेंस के तौर पर भरोसा किया सकता है। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम द्वारा जनरेट एंट्रीज भी गलत हो सकती हैं। स्टेजेस की बात करें स्ट्रक्चरल ऑडिट में, तो इनिशियल कंसिडरेशन किया जाता है कि हमें क्या करना है, ये स्ट्रक्चरल ऑडिटर देखेगा। फिर वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कहाँ कहाँ पर जो है मिस स्टेटमेंट हो सकता है, उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और एसेस करेगा। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया जाएगा, टीम के साथ डिस्कशन करेगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करेगा, ऑडिट प्लान डेवलप किया जाएगा, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम को प्रिपेयर किया जाएगा, ऑडिट मटेरियलिटी को जो है डिटरमाइन किया जाएगा कि ऑडिट में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ये असेसमेंट किया जाएगा कि क्या बैंक गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि टायर 1 की कैपिटल पूरी हुई है कि नहीं हुई है। रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी एसेस किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई स्पेसिफिक रिस्क है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी आउटसोर्स की गई है तो उससे रिलेटेड रिस्क को भी जज किया जाएगा, एसेस किया जाएगा। एसोसिएटेड रिस्क के लिए क्या रिस्पांस रहा है वो चेक किया जाएगा। बेसल 3 फ्रेमवर्क के साथ में हम कंफर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद में रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, जो अदर रिपोर्ट्स हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ भी देखी जाएगी। एनपीए का क्लासिफिकेशन चेक किया जाएगा, एसेट का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और जब भी ऑडिटर जो है मतलब अपनी डिटेल में एनालिसिस कर रहा होगा तो वो जितने भी बड़े अमाउंट के लोन हैं, एडवांसेस हैं, उनको ज़रूर चेक करेगा, और जो छोटे अमाउंट के लोन हैं उनको सैम्पलिंग बेसिस पर चेक किया जाएगा। सैम्पलिंग बेसिस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मतलब जैसे सोचिए स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो हम हर एक बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले सकते, उसके बदले में हम क्या करेंगे, ऐसे रैंडमली 20-25 बच्चों को पकड़ेंगे और उनकी चेकिंग कर लेंगे, ठीक है, वही है सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा कौन कौन से टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इशू की जानी चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 700, 705, 706 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। तो जो ऑडिटर होगा उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देते समय उसको स्टैंडर्ड का ध्यान रखना होगा। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700, 705 और 706 को ध्यान में रखना होगा, जो कि इशू किया गया है ICAI द्वारा। फिर है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट RBI को दी जाती है एज पर RBI गाइडलाइन। फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। तो जो ऑडिटर होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसको 3 रिपोर्टें देनी है। पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट और तीसरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बैंक में सबमिट करी जाती है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट RBI की रिक्वायरमेंट होती है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या टैक्स प्रॉपर तरीके से भरा गया है या नहीं भरा गया, ये सारी चीज़ें। RBI हैज रिवाइड द फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बाय इट्स सर्कुलर डेटेड 5 सितंबर 2020। मतलब RBI ने 2020 में सर्कुलर लाया जिसमें उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, यही बात इन्होंने बताई हुई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन बैंक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिक्वायर्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन डली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ एट द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टू बी ऑडिटर ऑफ द कंपनीज। तो भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 कहता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ऑडिट किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑडिट किया जाना ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि क्वालिफाइड हो किसी लॉ के तहत, जो उस समय फोर्स में रहा हो, किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो, वो टू बी ऑडिटर ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का अगर वो ऑडिटर हो सकता है तो वो व्यक्ति जो है बैंक के बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ऑडिट कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। RBI prepare a panel of chartered accountants eligible for conducting statutory audit of bank based upon the data obtained from the ICAI। तो RBI क्या करता है, एक पैनल तैयार करता है कि कौन कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनसे बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिट करवा सकता है, और ये कौन कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल है, इसका डेटा वो कहाँ से लेता है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से डेटा लेगा।
कि कौन कितने तुम्हारे पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर उनमें से कौन से एलिजिबल है उनकी लिस्ट बैंकों को दे देता है आरबीआई, ठीक है। और इनपुट्स ऑफ कैग, इनपुट्स ऑफ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर आल्सो ऑब्टेन बिफोर फाइनलाइजिंग द लिस्ट। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल हैं इनकी लिस्ट होती है साहब, इसको भी जो है फाइनलाइज करने से पहले कैग की भी कैग से भी जानकारी मांग ली जाती है, इनपुट्स ले लिए जाते हैं भाई कि ये इन लोगों को हमें अपॉइंट कर रहे हैं, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इनैक्टमेंट द ऑडिटर ऑफ प्राइवेट बैंक्स आर अपॉइंटेड एट द एजीएम ऑफ द शेयर होल्डर्स। देखो प्राइवेट बैंकों में अगर ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है तो उसके लिए एजीएम बुलाई जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है सालाना, और वहाँ पर शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि किसको ऑडिटर बनाना है। उसी जगह पर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे जैसे पीएनबी वगैरह के बैंक में, एसबीआई वगैरह में अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा एज पर आरबीआई गाइडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे बैंकों में, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है, प्राइवेट बैंकों में आईसीआई एचडीएफसी वगैरह में एजीएम के दौरान शेयर होल्डर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन ऑडिटर बनेगा। फिर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे पढ़ लीजिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग रिव्यू एंड अदर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो, ठीक। कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑडिट रिव्यू और अदर स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, ऑडिट से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड और स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ताकि जिनको यूज किया जाए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाए, किसके द्वारा, आईसीएआई द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्टैंडर्ड दिए गए हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, तो SA30 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, SA 300 रिवाइज हुआ है, ये प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है, यानी कि हमारा 300 जो स्टैंडर्ड है वो है रिवाइज्ड है पहली बात, और दूसरा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है, प्लानिंग की जाती है, ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। 220 है रिवाइज्ड है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 210 है एग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, 510 है इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, 315 है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। फिर है 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, 600 है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, 250 है कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 240 है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 330 है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस रिस्क। देखो क्या है ये चीज़, मतलब यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या है, देखो जैसे हम यहाँ पर बात करें यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, एक एग्जांपल से देता हूँ, ये स्टैंडर्ड 600 है। स्टैंडर्ड 600 में ये बताया गया है कि अगर आप किसी दूसरे ऑडिटर का काम यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या नियम और कानून है, बस यही बात बताई गई है। 299 जो स्टैंडर्ड है ये जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि अगर मान लो एक साथ 2 ऑडिटर आए हुए हैं चेक करने के लिए तो उनकी मिली जुली जिम्मेदारी क्या होगी। 240 क्या कहता है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते समय कोई फ्रॉड हो गया तो उस समय ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मतलब ऑडिटर आया, उसने चेकिंग करी, लेकिन जो है वहाँ पर चेक करते समय उसने कहा कि सब कुछ सही है, जबकि सब कुछ सही नहीं है, फ्रॉड कर दिया उसने, तो उस केस में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होगी। लाइक दैट, मतलब कहने का ये है, ये सारे स्टैंडर्ड हैं फ्रेंड जो कि बताते हैं, ठीक है, ध्यान रख सकें, बेहतर है, नहीं रख सकते कोई बात नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, इस मतलब ये इतने सारे हमने ऑडिट्स तो समझे ही हैं, इसके अलावा और भी कई तरीके के ऑडिट होते हैं, जैसे रेवेन्यू ऑडिट होता है, स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, उसके बाद में आपका मैनेजमेंट ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, इतने सारे ऑडिट्स और होते हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये इतनी बातें कर ली थी कि मतलब जो है क्या क्या स्टेजेज रहने वाली हैं, यहाँ से हमें बात करनी है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा इशू करी जाती है, तो इसमें पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर द्वारा दी जाएगी, दूसरा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा और तीसरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये 3 रिपोर्टें स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा सबमिट करी जाती हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है आरबीआई के लिए है,
आरबीआई ने इसका फॉर्मेट अभी चेंज किया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के लिए होती है कि इनकम टैक्स भरा गया है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसमें स्टैंडर्ड 700, 705, 706 को फॉलो किया जाता है। अभी हमने लिस्ट देखी थी ना 299, 300, 500 समथिंग, वही यहाँ पर बातें हो रही हैं, ठीक। उसके बाद में अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो भाई ये कहते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 कहता है कि सभी बैंकिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ऑडिट करवाना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जो क्वालिफाइड हो किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, ठीक। अब कौन स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, उसकी लिस्ट आरबीआई, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन हो सकता है इसकी लिस्ट आरबीआई देता है। कैसे देगा, आरबीआई के पास डेटा नहीं तो वो क्या करता है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हुए हैं आईसीएआई द्वारा उनका डेटा मांग लेता है। आईसीएआई से डेटा मांग लेगा कि भाई तुम बताओ कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे पास, फिर उसमें से कौन से एलिजिबल हैं उनकी एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट को फाइनलाइज करने से पहले लेकिन वो कैग की भी जो है रिकमेंडेशन इनपुट्स ले लेता है फाइनल करने से पहले, ठीक है। अब बात करें अगर हम, तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं तो वहाँ पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है, उस बैंक के खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। अगर प्राइवेट बैंकों में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो एजीएम जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, उसमें ये डिसाइड किया जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हैं जिनको जो है आईसीएआई द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसमें 300 है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, 220 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फॉर एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की बातें 220 में बताई गई हैं। ऑडिट इंगेजमेंट की टर्म को एग्री करने के बारे में 210 में बताया गया है। 510 में इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट की बात की जाती है ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड। 315 में आइडेंटिफाई करना और एसेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और उसके इन्वायरमेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर 299 में है। किसी दूसरे ऑडिटर का वर्क का यूज करना 600 में है। 250 में लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंसिडरेशन है 250। 240 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। 330 में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एसेस रिस्क के बारे में बताया गया है, ठीक है। वेरियस अदर टाइप ऑफ ऑडिट्स टेकन बाय द बैंक, तो अदर देन कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट बैंक्स अंडरटेक द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो 3 तरीके के ऑडिट तो हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑडिट हैं जो बैंकों द्वारा करवाए जाते हैं। पहला है फ्रेंड्स रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट को दूसरा नाम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट भी कहा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। रेवेन्यू ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड एज एक्सेप्शनली लार्ज, वेरी लार्ज, लार्ज एंड मीडियम ब्रांचेज एंड इज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग केसेस रिलेटेड टू लीकेज ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। तो रेवेन्यू ऑडिट में, रेवेन्यू मतलब हमारी कमाई होता है, तो क्या है ऐसा तो नहीं कि बैंक की कमाई का लीकेज हो रहा हो, तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए रेवेन्यू ऑडिट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट किया जाता है। तो रेवेन्यू ऑडिट जनरली बहुत बड़ी ब्रांचेज हों, वेरी लार्ज, लार्ज, एक्सेप्शनली लार्ज, बहुत बड़ी ब्रांचेज हों, उनका किया जाता है। और उद्देश्य ये होता है आइडेंटिफाई करना कि कहीं इंटरेस्ट वगैरह लीकेज तो नहीं हो रहा है, या और जो चार्जेज हैं बैंक जहाँ से कमाई कर सकता है वो पैसे ऐसा तो नहीं लीक हुए जा रहे हैं, तो वो होता है आपका रेवेन्यू ऑडिट। फिर है स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट। स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट का क्या मतलब होता है, देखो जैसे बैंक से अगर किसी को लोन लेना है तो हम जो है मान लो कि मेरी एक मेडिकल स्टोर की दुकान है या मेरी जूतों की दुकान है, तो मेरी जूतों की दुकान में मान लो 50 लाख रुपए के जूते मौके पर भरे हुए हैं, तो वो जो 50 लाख के जूते भरे उन्हीं को हम स्टॉक कह देंगे कि भाई हमारे पास 50 लाख का स्टॉक है। इसी 50 लाख के स्टॉक के आधार पर बैंक क्या करता है, हमको लोन पास कर देता है कि ठीक है चलो 50 लाख का स्टॉक है, हम 20 लाख का लोन तुम्हें दे देते हैं। मान लो डूबेगा भी तो हमारे पास तब भी तुम नहीं दे पाओगे, तब भी हम बेच बाँच के तुम्हारे जूते हम पैसा वसूल लेंगे, लाइक दैट, ओके। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि भाई अब जूते अगर आए हैं तो बिकेंगे भी, तो बिकेंगे तो इसका मतलब स्टॉक कम होगा और ज़्यादा भी होगा, तुम खरीद के नए लाओगे और बेचोगे भी, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे में हर महीने या हर तीसरे महीने आपको अपना एक स्टॉक की स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि अब हमारे पास कितना स्टॉक है मौके पर, उसी को चेक करना ही स्टॉक या रिसीवेबल्स ऑडिट कहलाता है। ये देखना जैसे मान लो कि उसने 50 लाख के स्टॉक दिखा करके और लोन ले लिया 20 लाख का, बाद में 3 महीने बाद उसने या 6 महीने बाद उसने रिपोर्ट जो सबमिट की तो उसमें उसने दिखाया कि अब मेरे पास मौके पर 80 लाख के
स्टॉक हैं, 80 लाख के जूते मौजूद हैं, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या वाकई उसने सबमिट किया है कि 80 लाख के स्टॉक हैं। वो दुकान पर जा करके देखेगा कि ऑडिटर की क्या वाकई 80 लाख के जूते वहाँ मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं कि वो गलत जानकारी दे रहा हो और हम जो है वहाँ पर केवल 10 ही हज़ार के जूते बचे हों और हम 80 लाख मान करके चल रहे हो। तो दैट्स द स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ होगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट RBI गाइडलाइंस, स्टॉक ऑडिट में बी असाइन टू क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स वगैरह आते हैं पीरियडिकली, ठीक है, से एनुअली टू चेक ऑन द स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बारोअर टू द बैंक। ओनली लार्ज बारोअर अकाउंट्स आर नॉर्मली आर सब्जेक्टेड टू द दिस ऑडिट। मतलब कहने का ये हुआ कि RBI की गाइडलाइन कहती है कि भाई जो स्टॉक ऑडिट होना चाहिए वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कास्ट अकाउंटेंट हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। इनको पीरियडिकली स्टॉक ऑडिट असाइन किया जाना चाहिए, सालाना तौर पर कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक और बुक डेट स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा जो बारोअर ने सबमिट किया है बैंक में। वही जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक बैंक में तुमने सबमिट किया, मेरे पास 80 लाख के स्टॉक है जूतों का, तो वहाँ जा करके वेरीफाई किया जाता है। और ये लेकिन जो है ओनली लार्ज बारोअर अकाउंट में ये काम करा जाता है। स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट जो है केवल बड़े खातों में ऐसा किया जाता है, छोटे खातों में ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉरेंसिक ऑडिट करी जाती है। फॉरेंसिक आपने मूवीज वगैरह में बहुत सारा देखा ही होगा। तो फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है, जैसे मान लो कि FIR की कॉपी वगैरह बन रही है, तो मतलब उसमें ये देखना, ऐसा तो नहीं कि पहले कुछ और लिखा गया था अब उसको मॉडिफाई करके कुछ और कर दिया गया है। दैट्स पार्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। तो फॉरेंसिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अ फर्म्स आर इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। तो फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है किसी भी फर्म या इंडिविजुअल की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन करना, उसको मूल्यांकन करना कि ताकि उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सके। तो इसे ही फ्रेंड्स फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, मान लीजिए कोई बैंक है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा फॉरेंसिक ऑडिट में कि जो डेटा दिया गया वो सही है कि नहीं है। अगर ऑडिट होने के बाद सब कुछ सही पाया जाएगा तभी उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर सबमिट किया सकता है, नहीं तो नहीं सबमिट किया सकता है। Concept of forensic audit may be defined as a concentrated audit of all the transaction of an entity to find the correctness of such transaction and to report whether or not any financial benefit has been attained by way of presenting an unreal picture। तो फॉरेंसिक ऑडिट की जो डेफिनेशन दी गई है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिट मतलब होता है हम ऑडिट करते हैं सभी ट्रांजैक्शन का, ये फाइंड आउट करने के लिए कि करेक्टनेस है कि नहीं जो ट्रांजैक्शन बताई गई है, और रिपोर्ट करना कि वेदर आर नॉट कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं लिया गया है बाय वे ऑफ अनरियल पिक्चर दिखा करके। तो वही फॉरेंसिक ऑडिट होता है। मतलब कहने का जितनी भी ट्रांजैक्शन उनको चेक किया जाता है कि वो करेक्ट हैं कि नहीं हैं, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें कुछ गड़बड़ी करके किसी तरीके कोई बेनिफिट तो नहीं लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई कंपनी है, तो वो अगर गलत जानकारी देती है कि हम प्रॉफिट उसका 100 करोड़ का है, वो अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगी तो जनता का भरोसा उसके ऊपर बढ़ता है और वो और ज़्यादा फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, अनरियल पिक्चर दिखा करके उसने एक तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट गेन कर लिया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर चेक करी जाती है। दिस ऑडिट एम्स एट डिटरमाइनिंग वेदर फ्रॉड हैज़ एक्चुअली अकर्ड आर नॉट। इट आल्सो एम द नेमिंग पर्सन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर उद्देश्य होता है फॉरेंसिक ऑडिट का ये डिटरमाइन करने का कि कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर फ्रॉड हुआ है तो कौन सा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। The objective is to find out whether or not true business value has been reflected in the financial statement। तो उद्देश्य यहाँ पर होता है कि क्या सही बिजनेस वैल्यू दिखाई गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं, एंड इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट वेदर एनी फ्रॉड हैज़ टेकन प्लेस। और साथ ही साथ में ये भी देखा था कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। फिर आती है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है? मैनेजमेंट ऑडिट इज असेसमेंट ऑफ मेथड्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेज, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट प्लानिंग
क्या आपके बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना, बस यही होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट मूल्यांकन होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में मेथड और पॉलिसी अपनाई जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिसोर्स के यूज करने के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह में, एम्प्लॉय के यूजेज वगैरह में, क्या वो सही है या नहीं है, यही मैनेजमेंट ऑडिट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज टू सी हाउ फार द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर फुलफिल्ड। मैनेजमेंट ऑडिट का उद्देश्य होता है ये जानना कि जो मैनेजमेंट का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो किस हद तक पूरा किया जा रहा है या पूरा कर पा रहे हैं। इट एम्स टू ascertain whether sound management prevails throughout the organization and evaluates its efficiency in the system of its operation। तो यहाँ पर it aims to ascertain whether sound management prevails throughout the ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेल्युएट एफिशिएंसी इन द सिस्टम ऑफ इट्स ऑपरेशन। मतलब ये देखने का प्रयास होता है कि क्या एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या नहीं, और जो भी काम हो रहा है वहाँ पर क्या वो इफ़िशिएंट है या नहीं है, यही चीज़ों के लिए होता है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। फिर आ जाता है फ्रेंड्स लास्ट, टैक्स ऑडिट इंक्लूडिंग जीएसटी ऑडिट। इसमें टैक्स ऑडिट किया जाता है जीएसटी सहित। दिस इज एन एनालिसिस ऑफ द टैक्स रिटर्न सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी टू सी इफ द टैक्स इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग इनकम टैक्स पेमेंट इज वैलिड। तो मान लो किसी कंपनी ने इनकम टैक्स भरा हुआ है तो वो अपने इनकम टैक्स का ऑडिट करवाती है। 1 करोड़ या उससे ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो तुमने इनकम टैक्स भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा हुआ है, जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने दे रखी है, जो टैक्स पेमेंट करी वो सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं आपने टैक्स चोरी वगैरह करी हुई है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बैंक यूजुअली डील विथ प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन और जीएसटी। तो ये जो टैक्स ऑडिट का काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में। तो भाई देखो, कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होता ही है। उसके अलावा रेवेन्यू ऑडिट किया जाता है, ये देखने के लिए कहीं रेवेन्यू लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं जहाँ से कमाई होनी चाहिए वहाँ से पैसे गायब तो नहीं हो रहे हैं। तो रेवेन्यू ऑडिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट भी कहा जाता है। रेवेन्यू ऑडिट जो है बहुत बड़ी और बड़ी ब्रांचों में किया जाता है, ये जानने के लिए कि कहीं रेवेन्यू का लीकेज, इंटरेस्ट वगैरह या फिर जो लोन वगैरह पास करते समय जो फीस वगैरह ली जाती है वो सब लीकेज तो नहीं हो रहा है। स्टॉक और रिसीवेबल्स ऑडिट का मैंने आपको शूज़ का एग्जांपल, जूतों का एग्जांपल लेकर के समझाया था कि मतलब जो स्टॉक और रिसीवेबल्स का ऑडिट क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा पीरियडिकली किया जाता है, एनुअली किया जा सकता है, मंथली किया जा सकता है, क्वार्टरली किया जा सकता है, जिसमें स्टॉक और बुक डेट स्टेटमेंट जो भी सबमिट किया गया है कस्टमर द्वारा उसको चेक किया जाता है। केवल लार्ज बारोअर का ही बुक डेट ऑडिट, ये मतलब आपका स्टॉक ऑडिट करवाया जाता है। फॉरेंसिक ऑडिट में होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एग्जामिनेशन करना, ये देखने के लिए कि ये सही है ताकि उसको कोर्ट में एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सके। ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट में होता क्या है, तो फॉरेंसिक ऑडिट में जितनी भी ट्रांजेक्शंस उनको चेक किया जाता है बारीकी के साथ में कि वो ट्रांजेक्शंस करेक्ट हैं कि नहीं हैं, और ये भी बताया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जानकारी दे करके किसी तरीके कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं लिया गया है। ये बात भी बताई जाती है कि अनरियल पिक्चर दिखा करके, जैसे कई सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं और उसके बाद में लोगों को ठगते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में ऑडिट का एम होता है फ्रॉड हुआ है या नहीं ये डिटेक्ट करना, और अगर फ्रॉड हुआ है तो क्या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है उसका नाम बताना, ये भी उद्देश्य होता है। यहाँ पर होता है क्या, ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ट्रू बिजनेस वैल्यू दिखाई गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि नहीं। ठीक है, ट्रू बिजनेस वैल्यू दिखाई जानी चाहिए, एक्चुअल में जितना है प्रॉफिट या जितना रेवेन्यू है वही दिखाया जाना चाहिए, और किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ है या नहीं ये भी फाइंड आउट करना होता है। मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजमेंट का ऑडिट किया जाता है कि क्या कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो भी मेथड्स और पॉलिसी अपना रहा है वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिसोर्सेज के यूज के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो क्या उन सभी जगहों पर ये आपका जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो चेक करता है कि क्या ये सारी चीज़ें सही हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वही चीज़ें यहाँ पर चेक करने का प्रयास रहता है। ठीक है, उसके बाद में मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट ऑडिट का ये देखने का कि मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है वो किस हद तक पूरा वो हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसका उद्देश्य होता है कि साउंड मैनेजमेंट जो है, मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होना चाहिए, और जो भी सिस्टम चल रहा है वो इफ़िशियंट होना चाहिए। टैक्स ऑडिट किया जाता है इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑडिट भी किया जाता है।
तो इसमें एनालिसिस की जाती है जो भी टैक्स रिटर्न सबमिट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा या बिजनेस के द्वारा, उसमें जो टैक्स इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है, ये चीज़ चेक करी जाती है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के द्वारा ही इनकम टैक्स और जीएसटी के जो है प्रोविजंस को चेक किया जाता है, यानी कि टैक्स ऑडिट वगैरह काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही देखते हैं। ठीक है बहन, तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर और चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा, लाइक वगैरह कर सकते हैं, अगर मौका लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।